नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। सवाल इंडिया का वक्त हो चुका है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में आज हैं तो कुछ जगहों पर आपको बड़े बड़े लाल पोस्टर दिखाई पड़ रहे होंगे। वो क्या कह रहे हैं पोस्टर? दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब पोस्टर वॉर जो है उसने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने अब तक 138 एफआईआर दर्ज की हैं और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 138 में से 36 एफआईआर एंटी मोदी पोस्टर लगाने को लेकर हुई है। करीब 2000 पोस्टर दीवारों से हटाए गए हैं और 2000 पोस्टर्स को जब्त भी किया गया है। इन पोस्टर्स पर लिखा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर कल आम आदमी पार्टी जनसभा करेगी जिसमें मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहें तो पर्सनल जो मोर्चा है वो एक बार फिर से खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। कैलाश गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस किस्म का बजट दिल्ली के लिए पेश किया, इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। हर तबके के लिए, गरीब अमीर, आदमी औरत, सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सबसे पहली बात कि दिल्ली, सभी सर्वे ये दिखाते हैं कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। और उसका कारण है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को कई सारी चीज़ें मुफ्त में मुहैया कराती है। बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस का सफ़र मुफ्त है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें मुफ्त मुहैया कराने के लिए जाहिर तौर पे पैसे की ज़रूरत होती है। बाकी सरकारें कुछ भी मुहैया नहीं कराती मुफ्त, फिर भी वो सरकारें घाटे में चलती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी सारी चीज़ें मुफ्त मुहैया कराती है, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार फ़ायदे में चलती है। आज भी घाटे का बजट प्रेजेंट नहीं किया, नफ़े का बजट ही प्रेजेंट किया है। नेट हरा ही बजट है। तो जितनी मुफ्त चीज़ें थी वो सारी जारी रखी गई हैं, जिससे एक आम आदमी को दिल्ली के अंदर महंगाई से जो राहत है वो जारी रहेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने कदम पहले से उठाए जा रहे थे वो सारे जारी रहेंगे। जैसे जितनी फेसलेस सर्विसेज हैं, वो फेसलेस सर्विसेज जितनी हैं वो जारी रहेंगी और उनको एक एक करके और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी लागू किया जाएगा। जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से दलालों से लोगों को छुटकारा मिला, वो सारी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी जारी रहेंगी। पिछले वर्षों में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की गई। जैसे आज बताया गया कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो मेट्रो का केवल 193 किलोमीटर्स का नेटवर्क था और लगभग 140 के करीब स्टेशन वो थे मेट्रो स्टेशन। ये बढ़ के 7-8 साल के अंदर 390 किलोमीटर पहुंच गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और स्टेशंस 286 हो गए मेट्रो स्टेशंस। सो जो हम लोगों ने इतने साल में पहले अचीव किया था, 17 साल में उसके पहले, वो मात्र 8 साल के अंदर अचीव किया। 2015 में दिल्ली में बसों की संख्या 5600 थी, ये बढ़ के 7389 हो गई। और पिछले साल बजट में हमने, अक्सर बजट में अनाउंसमेंट्स होते हैं, लागू नहीं किया जाता, हमने अनाउंस किया था कि दिल्ली को तिरंगों का शहर बनाएंगे। आज दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, 500 बड़े बड़े तिरंगे लगाए गए हैं। जहाँ भी जाते हैं आप तिरंगे देखते हैं, आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। दिल्ली को वाकई तिरंगों का शहर बना दिया गया। ये बजट है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में पिछले बजट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए गए। वो इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये वाला बजट है जो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, कैपिटल सिटी है हमारी। लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि एक महान देश की राजधानी में गए हैं। उसके लिए
इस बार इस बजट में देयर इज अ ह्यूज इंफ्रा पुश, बहुत बड़ा पुश दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को। लगभग 21,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किए जाएंगे इस बजट में। 2014-15 में जब जो बजट था वो 30,940 करोड़ का था। आज 8 साल के बाद जो बजट है वो 78,800 करोड़ का बजट है। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि दिल्ली में अब एक ईमानदार सरकार है। जो रेवेन्यू के लीकेजेस हैं उनको प्लग किए गए, जो एक्सपेंडिचर के लीकेजेस हैं उनको प्लग किया गया। देश 7% की रेट पे तरक्की कर रहा है, दिल्ली 9% के रेट पे तरक्की कर रही है। तो दिल्ली देश से ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है। ये दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और दिल्ली के लिए गर्व की बात है। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, इसके लिए ये कोई एक स्लोगन नहीं दिया हम लोगों ने, इसके लिए स्पेसिफिकली 9 पॉइंट्स हैं, 9 एरियाज हैं, आइटम्स हैं जिसके ऊपर काम किया जाएगा। पहला, पीडब्ल्यूडी की 60 फुट से चौड़ी, पीडब्ल्यूडी की टोटल रोड दिल्ली के अंदर लगभग 1400 किलोमीटर है। ये सारी वो सड़कें हैं जो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सड़कें हैं। तो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सारी सड़कों को दिल्ली की, उनको साफ और सुंदर बनाया जाएगा। इसमें एक तो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग डेली की जाएगी सारी सड़कों की। उसके लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स खरीदे जा रहे हैं। तो 70 मतलब एक असेंबली में एक मैकेनिकल रोड स्वीपर होगा या व्हाटएवर, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो डेली मैकेनिकल रोड स्वीपिंग की जाएगी। दूसरा, डेली सड़कों की धुलाई की जाएगी, फुटपाथ की धुलाई की जाएगी, सेंट्रल वर्ज की धुलाई की जाएगी और दोनों तरफ जो भी पेड़ पत्ते होंगे उनकी धुलाई की जाएगी और रेलिंग जो भी होगी उसकी धुलाई की जाएगी। इसके लिए लगभग, इसके लिए कई सारे वो खरीदे जा रहे हैं, ये एंटी स्मॉग और वाटर स्प्रिंकलर्स, और उसके अलावा एक एक वार्ड के लिए अलग अलग 250 छोटे वाटर स्प्रिंकलर्स खरीदे जा रहे हैं जो नगर निगम की सड़कों के ऊपर काम आएंगे। और ये लगभग 210 वाटर स्प्रिंकलर्स कम एंटी स्मॉग गन खरीदे जा रहे हैं जो बड़े हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे काम आएंगे। जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं 1400 किलोमीटर, इनकी सबकी एक गो में सारों की रिपेयर कराई जाएगी। पहले जितनी रेलिंग टूटी पड़ी हैं, फुटपाथ टूटे पड़े हैं, सेंट्रल वर्ज टूटे पड़े हैं, कर्ब स्टोन टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारों की एक साथ इस आने वाले साल में एक साथ सबकी रिपेयर करा दी जाएगी। जितने एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेसेस हैं सेंट्रल वर्ज पे, फुटपाथ पे, उन सब पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, फूल लगाए जाएंगे, हरा भरा बनाया जाएगा सड़कों को। और हर 3-3 महीने में सड़कों पे पेंटिंग होगी, लेन मार्किंग होगी, जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग होगी और जो कर्ब स्टोन्स होते हैं फुटपाथ की तरफ भी और सेंट्रल वर्ज की तरफ भी, उनकी पेंटिंग्स हर 3-3 महीने में कराई जाएगी। रेगुलर 5-5 साल के अंदर कारपेटिंग कराई जाएगी सड़कों की। कोई पॉट होल्स नहीं हो गया। अगर कोई पॉट होल है तो जिस भी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है उसके अंदर वो कंडीशन डाली जा रही है कि इतने घंटों के अंदर वो पॉट होल रिपेयर हो जाना चाहिए। जितने एनक्रोचमेंट्स हैं वो हटाए जाएंगे। और अगर दिल्ली की सड़कों के ऊपर मिट्टी नहीं रहेगी तो हम देखते हैं कि जब ट्रक या हैवी व्हीकल या कार तेजी से सड़क पे जाती है या दिल्ली के मुख्यमंत्री बताते हुए कि क्या क्या दिल्ली में काम होंगे। बजट आज पेश हुआ है, उस पर वही लंबा विवाद रहा, लेकिन इस पर रिएक्शन भी लेंगे, हमारे मेहमानों से भी बात करेंगे। पर उससे पहले अहम खबर पंजाब से इस वक्त आ रही है। पंजाब की पुलिस ने वो बाइक बरामद कर ली है जिसमें अमृतपाल सिंह भागा था, आखिरी बार देखा गया था एक बाइक पर पीछे बैठ के। इसको जो है पंजाब पुलिस ने लावारिस हालत में कैनाल के पास जो है ये बाइक वहां पर खड़ी हुई मिली। इसे
अब इस वक्त जो आखिरी बार इस बाइक पे अमृतपाल देखा गया था, जब जो गुलाबी पगड़ी पहने हुए अमृतपाल कोई इसको बाइक चला रहा था, जो उसका बताया जा रहा था कि पपन सिंह उसका जो सहयोगी है वो बाइक चला रहा था और वो पीछे बैठा हुआ था। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर के साथ। सौरभ, ये जो मोटरसाइकिल की तस्वीरें आपने दिखाई हैं और अभी भेजी हैं, एक एक करके पुलिस उन सारे व्हीकल्स को, उन सारे वाहनों को तो जब्त कर रही है, पर 5वें दिन अमृतपाल अभी भी गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल, अमृतपाल गिरफ्त से बाहर है और ये बहुत बड़ी चूक पंजाब पुलिस की तरफ से। पहले जरा तस्वीरें दिखा देंगे। वो ब्रेजा कार है जिसे मर्सिडीज से उतरने के बाद अमृतपाल ने इस्तेमाल किया। PB02EE 3343 ये रजिस्टर्ड है पप्पल प्रीत सिंह के नाम पर। पप्पल प्रीत वही शख्स है जो अमृतपाल को प्लेटिना बाइक में आगे पीछे बैठा करके भागा था। अमृतपाल पहले शाहकोट में इसी ब्रीजा गाड़ी में बैठा, फिर नंगल अंबिया गांव के गुरुद्वारे में गया और गुरुद्वारे में जा कर के उसने वहाँ पर कहा कि उसे किसी कार्यक्रम में जाना है, मुझे कपड़े चाहिए। वहाँ उसने कपड़े बदले, खाना खाया, ये सब ग्रंथी ने बताया और वो 45 मिनट बाद निकल गया। उसके आगे जा कर के वो पीछे इस ब्रेजा गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, आगे नहीं बैठा हुआ था। उसे पता था कि अगर वो आगे बैठेगा तो कहीं CCTV में वो कैद हो जाएगा, इसलिए वो इस ब्रेजा गाड़ी में इस तरफ बैठा हुआ था। वो नंगल अंबिया गांव में ही इस ब्रेजा गाड़ी से उतरा और फिर एक प्लेटिना मोटरसाइकिल में सवार हो गया। ये प्लेटिना मोटरसाइकिल भी यहाँ पर मौजूद है। प्लेटिना मोटरसाइकिल हो निर्मल सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। निर्मल सिंह रहने वाला है शाहकोट का। ये मोटरसाइकिल भी पप्पल प्रीत ने अरेंज की थी। पंजाब पुलिस ने ये मोटरसाइकिल लावारिस खड़ी हुई थी दारापुर इलाके में, जो कि जलंधर ग्रामीण में है। तो ये मोटरसाइकिल है जो भी सीज कर दिया है। इसके अलावा आपको दिखाएं जरा, इसका नंबर जो है PB08CU8884 और इसमें भी देखेंगे ये इसमें एक मार्क बना हुआ है। ये सेम मार्क वही है जो AKF नाम से एक अपनी फोर्स बना रहा था अमृतपाल, आनंदपुर खालसा नाम के। इस सिंबल का वो इस्तेमाल लगातार कर रहा था। AK-47 का इस्तेमाल कर रहा था। जो गन्स भी रिकवर हुई हैं उसमें भी ये सिंबल है और उसके घर से जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हुई हैं उसमें भी ये सिंबल है। तो ये प्लेटिना मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। ये ब्रेजा कार भी पुलिस ने बरामद की। प्लेटिना मोटरसाइकिल निर्मल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये पप्पल प्रीत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। पप्पल प्रीत सिंह बता दें एक पूर्व पत्रकार है। कहा जाता था कि अमृतपाल का एडवाइजर भी था और अमृतपाल ने जब पुलिस पीछे लग गई उसके, तो पप्पल प्रीत को फ़ोन किया और कहा कि मदद के लिए आओ। तो अमृतपाल की मदद के लिए पप्पल प्रीत आया। ये ब्रेजा गाड़ी लेकर के आया। अमृतपाल ने अपनी मर्सिडीज गाड़ी छोड़ी, इस गाड़ी में सवार हो गया। वो पीछे बैठा, नंगल अमिया गुरुद्वारे पहुंचा, वहाँ कपड़े बदले, अपनी पगड़ी बदली, नीली पगड़ी उतार करके पिंक पगड़ी पहनी, अपनी दाढ़ी फोल्ड करी, एडिडास की जैकेट पहनी, शॉल बांधी और फिर पप्पल प्रीत ये मोटरसाइकिल चला रहा था और वो इसके पीछे, पप्पल प्रीत के पीछे बैठ करके यहाँ से फरार हो गया। ये तस्वीरें हम आपको शाहकोट पुलिस स्टेशन से दिखा रहे हैं। इसी इलाके से ही अमृतपाल फरार हुआ था और अमृतपाल की आखिरी लोकेशन भी वहीं मिली थी, क्योंकि अमृतपाल ने मर्सिडीज से उतरने के बाद जैसे ही पप्पल प्रीत उसके साथ आया, अमृतपाल ने अपना फोन डिस्पोज ऑफ कर दिया ताकि उसकी लोकेशन पंजाब पुलिस को ना मिल जाए। सौरभ, जाने से पहले ये समझना चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं जलंधर रूरल शाहकोट का जो इलाका है वहां पर मिल रही हैं, तो क्या अभी भी पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि अमृतपाल पंजाब की सरहद के अंदर ही है, या उनको ऐसा लगता है कि वो वहां से बाहर निकल चुका है क्योंकि नोटिस वोटिस अब इशू हो गया है, लुकआउट सर्कुलर उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने इशू करा लिया है? देखिए, पंजाब पुलिस अभी बहुत टाइट लिप्ड है, लेकिन इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता कि पंजाब से भाग सकता है अमृतपाल। उसकी बहुत गुंजाइश भी है, क्योंकि पहले दिन से ही हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पुलिस को हाईलाइट पे किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने गुरुद्वारों में जाकर के भी बात की है कि अगर अमृतपाल आता है तो तुरंत थाने को रिपोर्ट करें। अमृतपाल की तस्वीरें सर्कुलेट कर दी गई हैं हिमाचल में भी, हरियाणा में भी, तो वहां पर भी हाई अलर्ट पे हैं पुलिस टीम्स। हाँ, लेकिन पंजाब पुलिस कुछ कह नहीं रही है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया, क्योंकि एक प्रोसेस भी होता है कि जब किसी को भगोड़ा घोषित करते हैं तो उसके बाद लुकआउट सर्कुलर निकाल दिया जाता है, ताकि क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पे तो पुलिस का पहरा रहेगा ही रहेगा, किसी एयरपोर्ट पे ना आ जाए वो,
तो वहां पर भी लुकआउट सर्कुलर दे दिया जाता है। भगोड़ा घोषित होने के बाद अगर कोई भगोड़ा घोषित होगा तो उसके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर नोटिस करा ही जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो अब मोटरसाइकिल है आपके सामने, रेजा कार है आपके सामने, लेकिन अमृतपाल अभी ना सामने है और ना पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। बिल्कुल, और जब तक ऐसा नहीं होता पंजाब पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर लगा रहेगा। 5 दिन हो चुके हैं अमृतपाल गिरफ्तारी से, पंजाब पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। उसके 100 से ज्यादा सहयोगियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन कम से कम जो मेन चेहरा है इस पूरे प्रो खालिस्तान जिस तरह के सेंटिमेंट पैदा करने के उस पर आरोप लग रहे हैं, आईएसआई के साथ संबंध होने के आरोप लग रहे हैं, वो अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए वापस दिल्ली आते हैं और दिल्ली में जो पोस्टर की जो पूरी राजनीति हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें 2 अहम सवाल हैं कि क्या किसी तरीके से अगर घूम फिरकर 2017 में आपको याद है एक बार अरविंद केजरीवाल ने जब उनके यहाँ सीबीआई की रेड हुई थी तो आके मोदी जी के बारे में कुछ शब्द कहे थे, साइकोपैथ कह दिया था, और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल शांत रहे मोदी जी के खिलाफ। अब एफआईआर हो रही हैं। एफआईआर के बाद अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी जो हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, उन्हें जेल हो गई है। एक बार फिर से चाहे वो हैशटैग अनपढ़ प्रधानमंत्री के तौर पर हो, चाहे अब वो ये जो मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा हो, इसको लेकर क्या 2024 से पहले दिल्ली की जो जंग है वो पर्सनल हो गई है, व्यक्तिगत होती जा रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरती मेहरा जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी की। कुलदीप कुमार साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और हमारे साथ जावेद अंसारी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले कुलदीप भाई, मैं आपसे ही ये बात शुरू करना चाहता हूं। उठा के देख लीजिए 2014 से लेकर अभी तक, जो चाहे 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब भी व्यक्तिगत हमले करे गए हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसका फायदा नहीं पहुंचा है, नुकसान ही हुआ है। तो आम आदमी पार्टी को क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहकर या मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे से उनको इस बार कुछ राजनीतिक फायदा हो जाएगा? देखिए अंकित भाई, मुझे लगता है कि सच्चाई से कोई ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता है। सच्चाई सामने आ जाती है। और जो दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाए गए हैं, मुझे तो लगता है इसके अंदर इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। मोदी हटाओ देश बचाओ, इसमें क्या गलत है? आज देश के लोग, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मोदी हटे और देश बचे। मोदी जी ने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया। देश क्या चाहता है ये तो अब देश 2024 में बताएगा। करने का काम किया देश तो अब 2024 में बताएगा कि देश क्या चाहता है। उसे आपकी बात समझ में आ रही है, उसे मोदी जी की बात समझ में आ रही है, वो तो देश 2024 में तय करेगा। ये कहना कि देश कह रहा है, ये दावा तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है कि देश यही कह रहा है कि जैसा मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पर आरती जी, ये मैं कुछ बयान पढ़ रहा था, वो बयान जो पढ़े जा रहे थे उसमें बयान में लिखा जा रहा था इंदिरा गांधी जी का भी जब जमाना था, इमरजेंसी का भी जब जमाना था, तब भी ऐसे पोस्टर लोग लगा दिया करते थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो क्या मोदी जी के खिलाफ अगर कोई कुछ बात लिखेगा, ये तो राजनीतिक इस तरह की बातें पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिनके खिलाफ लिखी गई है, तो ऐसा क्या हो गया कि पुलिस का इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया, लोग जो पोस्टर छाप रहे हैं, जिन्होंने जो प्रिंटर हैं उनको आपने अंदर कर दिया गया, तो फिर आप में और इमरजेंसी में फर्क क्या रह गया? देखिए अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंपेन चलाया था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, और वो कैंपेन पोस्टरों में लगा था, लेकिन उसमें नीचे बड़ी क्लियर लाइन थी कि इस प्रिंटर द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये छापा गया और लगाया गया। आज बंगाल एक्ट के तहत ये एक लॉ ने अपना स्टेप लिया है कि आप ऐसे पूरे दिल्ली में, और खास तौर में आपने जो जो इलाके चूज किए, आप उसमें लगा के जिस तरीके से कर रहे हैं, तो पुलिस ने अपना एक्शन लिया है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें रोल कोई नहीं है। और जैसे आपने कहा, हमारे खिलाफ हमें मौत का सौदागर बोलो, हमें अनपढ़ बोलो, हमें साइकोपैथ बोलो, हमें जितनी मर्जी एडवर्स गालियां दो, गलत बोलो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है। लेकिन आप ये जो है इसको हमारे साथ मत जोड़िए। आप ये बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी के ऑफिस से, दफ्तर से निकल रही है ये इनकी व्हीकल्स और ये हो रहा है, ये शान से अपना नाम क्यों नहीं लिखते? जब इतने ये सवाल मैं कुलदीप कुमार से पूछूंगा, लेकिन एक बात बताइए, आप कह रही हैं कि इससे हमें मत जोड़िए। हाँ, बीजेपी का इससे कोई मतलब नहीं है।
आपको याद है दिल्ली के अंदर आप मेयर रही हैं मैडम, मैं आपको इतने पोस्टर अभी दिल्ली की सड़कों पे, हम यहीं से बाहर निकलेंगे सड़क पे में ऐसे इलीगल पोस्टर मिल जाएंगे जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ऐसे कितनी बार ऐसा होता है कि इतना व्यापक ऑपरेशन चलाकर, या सिर्फ मोदी जी का नाम आते ही सडनली ऐसा हो जाता है कि मोदी जी के नाम अगर आप लेंगे तो इतना बड़ा ऑपरेशन चलेगा कि लोग याद रखें। अभी देखिए, अभी ये कह रहे थे कि देश की जनता ने अभी अभी नॉर्थ ईस्ट में सारा दिखा दिया, गोवा दिखा दिया, गुजरात में थंपिंग मेजॉरिटी है, हर जगह मुंह की खा के आए हैं। तो हमें ये मोदी जी नहीं, ये कुछ चीजें सुयो मोटो अगर आपने पुलिस ने की है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए और बंगाल एक्ट के उस नियम के अनुसार कि पोस्टर लगाओ, आपको पोस्टर लगाने का है, लेकिन उसमें वो लिखा हुआ लाइन जरूर लिखी होनी चाहिए। जावेद साहब, कुछ जिस तरह से आरती जी और कुलदीप जी कह रहे हैं, देश भी यही चाहता है। आरती जी कह रही है हमारा कोई मतलब नहीं है, पुलिस तो अपना काम कर रही है। इस तरीके के पोस्टर आप लगाएंगे तो उसके बाद कार्रवाई होगी अगर आप उस पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, सौजन्य से किसके है वो नहीं लिखेंगे। पर क्या इतना ब्लैक एंड व्हाइट है जावेद साहब जिस तरह का पुलिस एक्शन हो रहा है? कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, ये गालिब का एक शेर है, उसकी लास्ट लाइन है। आरती जी मुस्कुरा रही, समझ गई मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देखिए, ये अद्भुत है। ये पता नहीं ये हम लोग किस दौर में से गुजर रहे हैं, किस दौर में रह रहे हैं कि अब तो मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद आपको और हमको, क्योंकि हम और आप पत्रकार हैं, तो अपने हाथ बांध के और मुंह पे पट्टी लगा के स्क्रीन पे आना होगा कि ना हाथ से आप कुछ लिख सकें ना मुंह से बोल सके। राजनीतिक जंग राजनीतिक तरीके से लड़ी जाती है, पुलिस द्वारा, ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा नहीं। अगर आप इलेक्शन या लड़ाई किस चीज की होती, प्रतिपक्ष और सत्तारूढ़ दल में, कि प्रतिपक्ष चाहता है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसको हटा के वो बैठ जाए। तो अगर सत्तारूढ़ दल को नहीं हटाओगे, उसके नेता को नहीं हटाओगे, तो किसको हटाओगे? अपने आप को थोड़ी हटाओगे या अपने सहयोगी को। तो इसमें कौन सी गैर वाजिब बात किसी ने कह दी या बुरी बात कह दी और ऐसी आपत्तिजनक हो गई कि उसमें पुलिस को घर दौड़ा दिया जाता है, वो प्रेस वाले को उठा लिया जाता है दिन दहाड़े। ये कुछ अजीबो गरीब बात हो रही है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। कुलदीप जी, लेकिन अगर इतना ही कन्विक्शन है इन बातों का तो क्यों नहीं कि भाई आप लिखते जैसे बाकी पोस्टर्स में, मैं दिल्ली के अंदर आप कहीं चले जाइए, आपका पोस्टर भी लगा होता है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, तो इसमें भी चेहरा लगा दीजिए अपना, लिख दीजिए सौजन्य से आम आदमी पार्टी। देखिए हर पोस्टर का डिजाइन अलग अलग होता है। इस पोस्टर के अंदर ही प्रिंटिंग का नाम लिखा गया था, नीचे आम आदमी पार्टी की प्रिंटिंग लाइन दी गई थी इस पोस्टर के अंदर भी। लेकिन आज बात प्रिंटिंग लाइन की नहीं है, बात यह है कि अगर कोई भी मोदी जी का नाम लिखेगा तो उसके यहाँ सीबीआई चली जाएगी, उसके यहाँ ईडी चली जाएगी। हो सकता है कि आपको कल देखने को मिले कि इन पोस्टरों की जांच भी सीबीआई कर रही हो। सीबीआई में कुछ काम तो बचा नहीं है। अब सीबीआई यही काम करती है कि मोदी जी के खिलाफ किसने बोला, मोदी जी के खिलाफ पोस्टर किसने लगाए। अब सीबीआई ईडी के पास ये काम बचा है, अब वो यही काम कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं, हमने खुलेआम कहा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हम अब भी कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। अगर देश को बचाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी जी को इस देश से हटाना होगा, वरना देश पूरा बेच चुके हैं वो। और आने वाली और समय में सर, लेकिन एक भी पोस्टर में नाम नहीं दिखाई पड़ा, आप देश को बेचेंगे। मोदी फोबिया हो गया है इन्हें, मोदी फोबिया हो गया है। 2024 उनका सवाल सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। केजरीवाल जी का फोबिया तो मोदी जी को हुआ है। उनको सपनों में वो, उनका एक ही काम है, केजरीवाल को कैसे दबाएं, केजरीवाल को कैसे मिटाएं, आम आदमी पार्टी को कैसे मिटाएं। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री जी केवल इसी काम पे कि अरविंद केजरीवाल जी के अस्तित्व को कैसे मिटाया जाए, उनको कैसे उनको बदनाम किया जाए। एक बात तो ये सत्य है, ये सभी नेताओं के लिए शायद सत्य होगी। जैसा आपको लगता है कि उन्हें केजरीवाल जी का फोबिया हो गया है, बीजेपी को लगता है मोदी फोबिया हो गया है। हर नेता को अपनी लगती है कि वक्त इतनी ज्यादा है कि दुनिया में सब लोग उसी से डरते हैं। आम आदमी पार्टी को पहले कुछ लोकसभा में सीटें तो जीतनी होंगी सर, उसके बाद ही तो किसी को क्या फोबिया होगा वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन आरती जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, आ रहा हूं सर। आपने अपना बात भाई, चुनाव जिताने का काम आप नहीं करोगे सर, हम नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा कि जनता तय करेगी, जनता ने तय कर लिया है, तो तभी मैंने कहा 2024 में वो तय होगा। मैं आज की स्थिति पे बात कर रहा हूं, किसको क्या फोबिया है उसमें मैं आज की स्थिति पे बात कर रहा हूं। आरती जी, लेकिन एक बात बताइए, जेपी अगर उस समय इतनी बिल्कुल किसी डर के बिना खड़े होकर कह देते थे सिंहासन खाली करो जनता आती है, जेपी अगर आज कहते सिंहासन खाली करो मोदी जनता आती है, तो आप तो उठा के जेपी को भी जेल में डाल देते। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली पुलिस और सीबीआई और ईडी ये देख रही होती कि जेपी की जेब में जो 4 रुपए रखे हैं वो कहां से आ गए। अभी आप ये देखिए ना, इनको खूनी मर्डर तक कहा। गुजरात में जो एक हादसा हुआ था, आम आदमी पार्टी ने किस हद तक जाके नहीं किया।
किस हद तक नहीं गए मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दिल्ली के निगम के चुनावों में जहां ये 230 सीटें जीत रहे थे, जहां पे इन्हें झटका सा लग गया कि कहां 134 पे आ गए और बीजेपी इतनी क्लोज आ गई, वो भी ये कि जब हम चौथी बार चुनाव में आए, 3 बार लेकिन लगातार। ये भी एक कमाल की बात तो है। मैं ये कह रही ये हूं भी एक कि कमाल की बात है। उन्होंने कुछ भी अपना आकलन कराओ। ऐसे तो अमित शाह जी हर चुनाव से पहले कह देते हैं कि वहां पर जितनी भी है 90% सीटें हम जीतने वाले हैं। वो जितनी जीतते तो है नहीं, अक्सर ऐसा देखा गया कि उतनी नहीं जीते। तो वो तो हार जीत का आकलन इससे तो होगा नहीं कि कितने हार परसेंट जीत का जीते। आंकलन आप नॉर्थ ईस्ट जीत में गए, देख आप लिया जीत ना, गए। गुजरात में देख लिया ना, गोवा में देख लिया ना, जहां पे आप जहां पे हिमाचल में बहुत क्लोज फाइट रही, और जहां आप हार जाए वहां क्लोज फाइट, जहां जीत जाए वहां नहीं, तो परसेंट। यहाँ हार पे जीत तो हार जीत है। 2% का फर्क है, चाहे एक वोट से हो, मैडम। अच्छा हाँ ठीक है, एक हार हम जीत, हार हार गए, जीत। हमने हार को एक्सेप्ट किया और हम शान से ऑपोजिशन में बैठे हैं। हाँ। आज मेरा सवाल ये है कि मोदी जी, ये जो पुलिस की आपने ये मोदी हटाओ देश बचाओ के जो लगे हैं, हाँ। जो ये अब टीवी चैनल्स पे जब ये पकड़े गए, जब इनके ऑफिस से टेम्पूज और 3 व्हीलर्स निकल रहे थे पोस्टर ले लेके, जब इन्हें पता चला, तब इन्होंने क्यों एक्सेप्ट करना शुरू किया? पहले क्यों नहीं टैगलाइन डाल दी सौजन्य से आम आदमी पार्टी और इस पब्लिशर पर के सौजन्य से द्वारा? हो या और ना हो मैडम, मोदी जी के खिलाफ पोस्टर लगाने में क्या दिक्कत है? तो हम क्या कह रहे हैं दिक्कत है? आप पुलिस वाले को बिठाएं और पूछें पुलिस वालों से, बुलाइए पुलिस कमिश्नर तो होम महोदय मिनिस्ट्री को। के अंडर आती है, वो अमित नहीं, शाह होम जी के अंडर मिनिस्टर में थोड़ा भारतीय हर जनता बीच में पार्टी बात की सरकार करते है। हैं, होम मिनिस्टर थोड़ा हर बात में बात करते हैं। हमें क्या पता, ये अब तो आपको हमें क्या, बताना होगा। अब आपको मालूम है ये सारी स्वायत्त एजेंसियां हैं, ये सारी ऑटोनॉमस हैं, ये अपने लड़ाई तो उस पे यही काम है। करती हैं। अच्छा। ये तो जावेद साहब, कमाल आरती है। जी कह रही हैं कि सारी एजेंसीज बड़े अपने हिसाब से काम करती हैं, लेकिन मैं आपसे जावेद साहब एक राजनीतिक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हमने, जैसे मैंने शुरुआत करी थी कि आप 19 में देख लीजिए, उससे पहले के गुजरात के चुनाव में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सफलता या बहुत ज्यादा दांव उनको बढ़त देकर नहीं गया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल का ये जो दांव है, आजकल लगातार कहते हैं शिक्षित प्रधानमंत्री होना चाहिए हमारे देश में, हैशटैग अनपढ़ प्रधानमंत्री, ऐसा आम आदमी पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया, अब ये पोस्टर वॉर चलाई, तो आपको लगता है इसका राजनीतिक फायदा आम आदमी पार्टी उठा पाएगी जो और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा पाई? देखिए, अब ये भविष्य में क्या होगा अंकित, ये तो तभी पता चलेगा 2024 में जब इलेक्शन हो। लेकिन जब भी दिल्ली का चुनाव हुआ है, 3 बार दिल्ली का चुनाव हुआ, एमसीडी का चुनाव जो बिल्कुल इनका गढ़ था, वहां तो आम आदमी पार्टी की बात मानी है जनता ने। और जहां तक बात यह है कि टैगलाइन में अपना नाम नहीं देते, टैगलाइन में नाम नहीं देने पे तो घर पुलिस जो है घर से उठा ले जा रही है। अगर ये नाम दे देते तो फिर क्या होता? अच्छा, आप जरा इस पे भी तो सोचिए, बिना नाम दिया तो ये हाल है, और नाम दे देते तो क्या होता फिर? तो डर का खेल है क्या आरती जी? बिल्कुल डर का कोई खेल नहीं है। मोदी जी पूरे खिलाफ देश बोलेंगे में, तो डर इतना बैठा दिया जाएगा कि पुलिस भी आ जाएगी। पूरे देश में पूरी तरह से शांति का माहौल है। देश G20 की तरफ जा रहा है जी। देश नहीं, विदेशों में भी भारत का जो नाम और भारत के प्रधानमंत्री के करिश्माई नेतृत्व, चरिस्मेटिक नेतृत्व की लीडरशिप की जो बात होती है, उसको देश के अलग अलग प्रधानमंत्री अपने मुंह से न सिर्फ बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है कुलदीप भाई, आपका भी ये जो, मैं बिल्कुल, मेरे पास समय खत्म हो गया, आपको मैं बस 20 सेकंड दे सकता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी का इतना आक्रामक रूप बाहर निकल कर आया है, ये इसलिए आया है कि उनके नेताओं के ऊपर अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? देखिए, आज संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और अगर लोकतंत्र अगर खत्म हो रहा है तो आज कुछ लोगों को आना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश में संविधान जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं, और संविधान जिंदा नहीं है तो हम जिंदा नहीं है। लोकतंत्र जिंदा है तो हम जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा नहीं है तो हम जिंदा नहीं है। तो आज मोदी सरकार, सर, लेकिन वही संविधान जो है वही तय करेगा ना संविधान की मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन दोषी है या नहीं, कोर्ट तय कर लेंगे, करेंगे। देखिए, आप किसी को उठा के जेल में डाल दो, आप सबूत ना दे पाओ, ठीक है, आपके पास कोई सबूत ना हो, 8-8 महीने आप जेल में रखो ईडी के माध्यम से, ये काय का लोकतंत्र है? इसमें कौन तय करेगा? मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया। जावेद साहब, आप हाथ उठा रहे थे, 10 सेकंड आपको दे सकता हूं सर। क्या प्रोसेस कोई जो पूरी प्रक्रिया है उसी को सजा बना दिया गया है? प्रक्रिया तो सजा ही है आज के दौर में। आप जो बात ये कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल के जो स्ट्रेटजी में चेंज आया, शायद उन्हें एहसास हो गया कि मोदी जी के साथ लगने से कोई फायदा नहीं, फायदा सिर्फ यही हुआ कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सारे अंदर हो गए। तो उनको अब एहसास हो गया है कि उनके साथ उनकी बी टीम बनने से कोई फायदा नहीं, उनके साथ लाइन खींच के उनके खिलाफ खड़े होइए और उनसे राजनीतिक तौर पर उनसे मुकाबला। क्योंकि आपसे मैंने शुरुआत की। 10 सेकंड बस इतना सा कहना चाहूंगी
केजरीवाल जी खुद क्यों नहीं ऑन करते, खुद कोई भी पेपर साइन क्यों नहीं करते, क्यों कल देखिए वो सब गलत काम करवाते हैं। मोदी भगाओ देश बचाओ का जो कल उन्होंने नारा दिया है, उसमें केजरीवाल खुद कल एक जनसभा करने वाले हैं, तो इसको तो कम से कम ऑन करेंगे। अब जनता तय करेगी कि मोदी जी के ऊपर इस तरह का जो हमला है उसका जवाब उन्हें क्या लगता है, जो अरविंद केजरीवाल ठीक है या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो ठीक है। छोड़ देते हैं जनता पे, हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि सब आप हर तरह से आवाजें आपके साथ जरूर ले आए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि दिल्ली में आज बजट काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद, पिछले 2-3 दिन के बाद आज प्रस्तुत ज़रूर हो गया। उसमें अभी थोड़ी देर पहले आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, बता रहे थे क्या क्या उसकी हाइलाइट्स है, लेकिन उसकी कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है इस बजट में। सभी स्कूलों को 20-20 कंप्यूटर, सभी शिक्षकों को नई टैबलेट्स भी दी जाएंगी। स्वास्थ्य पर 9,742 करोड़ रुपए का खर्च का प्रस्ताव किया गया है। दिसंबर 2023 तक ओखला, मार्च 2024 तक बालसवा और दिसंबर तक गाजीपुर लैंडफिल जो है उसको खत्म करने का, जो पहाड़ हैं उनको हटाने का के लिए 850 करोड़ रुपए का बजट जो है सैंक्शन किया गया है। 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने का भी प्रस्ताव है। विवादों के बीच दिल्ली सरकार ने साल 2023-24 का जो बजट है वो पेश कर दिया है और इस बार दिल्ली का जो बजट है वो 78,000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें कई सारी योजनाएं G20 के अनुसार प्लान की गई हैं और ज्यादा जोर साफ सफाई पर दिया गया है। बजट पेश करते हुए अपने शुरुआती भाषण में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मनीष सिसोदिया के खास तौर पर उनके बारे में चर्चा की, उनका वर्णन किया और कहा कि दिल्ली का इस बार का बजट देश भर के लिए विकास की नई रोशनी देने वाला है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय योजनाओं के लागू नहीं होने, बजट खर्च और प्रचार प्रसार पर ज्यादा खर्च करने पर सवाल उठाए थे, जबकि बजट को गृह मंत्रालय ने भी अपनी मंजूरी समय पर नहीं दी थी। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली सरकार ने कुछ ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है, जिसने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। 2018 में बनकर तैयार हुआ सिग्नेचर ब्रिज आज दिल्ली वासियों को गर्व का एहसास कराता है। सराय काले खां और आईने बाजार को जोड़ने वाला बारापुला फ्लाईओवर का दूसरा चरण भी 2018 में जाकर पूरा हुआ। बारापुला फ्लाईओवर का तीसरा चरण भी जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। पिछले 8 वर्षों में पीडब्ल्यूडी ने 28 नए फ्लाईओवर, अध्यक्ष जी 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों और पुलों का निर्माण किया है। दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ पिछले कई दशकों से दिल्ली की छवि पर एक काला धब्बा रही है। हालांकि कचरे के पहाड़ से निपटने का काम एमसीडी के दायरे में आता है, लेकिन दिल्ली के लोगों की खातिर हम एमसीडी के साथ मिलकर काम करेंगे और तीनों कूड़े के पहाड़ों का अंत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। संसद में जारी हंगामे जो है वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उसके भेंट पार्लियामेंट का एक एक दिन चढ़ता जा रहा है। आज कांग्रेस ने ये बात दो टूक कह दी कि बीजेपी की जो मांग है उस पर कोई, जो जेपीसी की मांग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, उस पर कोई भी समझौता नहीं होगा और ना ही राहुल गांधी माफी मांगेंगे। बीजेपी राहुल गांधी की माफी को लेकर अड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और ना ही विपक्ष की संयुक्त संसदीय समिति बनाने की जो मांग है उसे वापस लिया जाएगा।
कांग्रेस किसी तरह से समझौता नहीं करेगी। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि बीजेपी जो बीच का फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रही है, वह फॉर्मूले को कांग्रेस ना तो पहचानती है और ना ही उसे स्वीकारेगी। आपको बता दें कि संसद में कल भी हंगामा होता रहा। लोकसभा और राज्यसभा के सदन चलने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन उसमें भी गतिरोध खत्म नहीं हो सका। ये जो प्रयास किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि एक फॉर्मूला ढूंढा जाए, एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक मिडिल पाथ ढूंढा जाए कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो बीजेपी राहुल गांधी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल हम मंजूर नहीं है। तो इन दोनों के बीच में ये कहना कि आप ये वापस लीजिए तो हम माफी मांगने की बात वापस लेंगे, हम सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने स्पीकर को लिखा है, लोकसभा के रूल 357 के तहत उन्होंने मांग की है कि उनको एक मौका दिया जाए बोलने का, उनका लोकतांत्रिक हक बनता है। स्पीकर उस पर क्या निर्णय लेंगे वक्त ही बता पाएगा। पर यह कहना कि एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम पहचानते नहीं हैं, हम स्वीकारते नहीं हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर जिस तरीके से कुछ दिन पहले खालिस्तानी समर्थकों ने हंगामा किया, उसके बाद भारत ने आज एक बड़ा कदम उठाया। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर से बैरिकेड्स को हटा दिया गया। माना जा रहा है कि लंदन में जिस तरीके से भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों का हंगामा हुआ था और उसके बाद पुलिस वहां पर नदारद थी, उसकी प्रतिक्रिया में ये किया गया है। पंजाब में अमृतपाल की तलाश में चलाए जा रहे अभियान के बीच लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हंगामा हुआ था। यह हंगामा खालिस्तान समर्थकों ने किया था। भारत सरकार ने इसको लेकर ब्रिटिश प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे। आपको याद होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति चढ़कर भारत के झंडे का भी अपमान करने की कोशिश कर रहा था। वहां पर उच्चायोग के स्टाफ ने खुद उसको रोका, झंडे को बचाया और साथ साथ खालिस्तान के झंडे वहां लगाए गए थे उनको भी वहां से हटाया गया। उसके बाद अब लंदन में भी पुलिस वहां पर भारतीय उच्चायोग के बाहर लगाई गई है, लेकिन भारत ने कम से कम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने के लिए, एक संदेश भेजने के लिए यहां पर दिल्ली के अंदर जो ब्रिटिश उच्चायोग है उसके बाहर से बैरिकेड्स जो है वो अभी हटा दिए। चलिए अभी के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।